स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम अपना 11वां चैप्टर चल रहा था, उसका अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो पुनर्योजक डीएनए तकनीक है या रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसमें कौन कौन से साधन या इक्विपमेंट काम में आते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो साधनों को समझने के लिए हम एक डायग्रामेटिक तरीके से इनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन कौन से साधन हमारी इस टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। तो देखिए, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होती है उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है वो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी जिसको हम पुनर्योजक डीएनए तकनीक कह रहे हैं, तो इसमें अपन किस तरह से इसको पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ये कोशिका ले ली, ये एक दाता कोशिका है जिसका डीएनए लेंगे अपन, डोनर है ये। इसके अंदर एक केंद्र के अंदर ये डीएनए है, जैसे हम इसके अंदर ये एक डीएनए ले लेंगे ये। और इसी तरीके से एक जीवाणु कोशिका है, उस जीवाणु कोशिका में से हम वाहक डीएनए ले लेंगे। तो जैसे ये इसका गुणसूत्रीय डीएनए और ये इसका वाहक जिसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड। तो जीवाणु कोशिका में क्या होता है, उसके गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा एक वर्ताकार डीएनए और पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, टीएस डीएनए होता है। इसी की तरह ये भी द्विरुजुकी होता है लेकिन ये गुणसूत्र डीएनए के अलावा एक वर्ताकार डीएनए और पाया जाता है जीवाणु कोशिका में, और उसे ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये जीवाणु सेल है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से तो हमने निकाल लिया है इस प्लाज्मिड को बाहर, ये प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाल लिया है, और इस कोशिका में से हम निकाल लेंगे ये डीएनए। तो ये जैसे डीएनए था और ये डीएनए। अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए में से जो वांछित जीन है, जो वांछित डीएनए का खंड है, वो हम पृथक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि ये जो खंड है ये है वो वांछित है, ये उपयोगी जीन है, ये खंड हमारे लिए उपयोगी है जो ये हम देख रहे हैं। इसे इसे हमें उपयोग में लेना है और इसी से जो उत्पाद बनते हैं वो उत्पाद हमें प्राप्त करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इस पर एक एंजाइम लेंगे। देखिए, एक एंजाइम डालेंगे जिसका नाम है प्रतिबंधन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये इसको अंग्रेजी में कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहेंगे इनको। और ये एंजाइम इस पर डाल देंगे और सेम टू सेम ये एंजाइम भी इस प्लाज्मिड पर डाल देंगे, दोनों पर डाल देंगे एक ही तरह का एंजाइम। तो देखिए ये इस डीएनए के टुकड़े कर देगा। तो ये जो अपन चाह रहे हैं वो खंड अपन को मिल जाएगा, जिससे ये इसके टुकड़े हो गए और इसके खूब सारे इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो जो अपन चाह रहे हैं वो डीएनए का टुकड़ा हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, तो जो भी जरूरत होगी उस हिसाब से अपने एंजाइम को काम में ले लेंगे। तो ये टुकड़ा हमने प्राप्त कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से इस प्लाज्मिड को हमने इससे काटा है और इसको हम सीधा कर लेंगे। जैसे इसको काटेंगे तो सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के लिए यहाँ पर और भी कई एंजाइम काम में आते हैं। जैसे एक आएगा क्षारीय फोस्फेटेज एंजाइम, फोस्फेटेज एंजाइम ये इसको सीधा कर देगा, रेखीय कर देगा। ये तो इसको काटेगा और ये इसको सीधा कर देगा। अब क्या होगा, हम इस डीएनए खंड को इस वाहक में जोड़ेंगे, इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे। तो जोड़कर क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये अपन को देखने को मिल जाएगा कि ये फिर से वर्ताकार हो जाएगा और इसमें ये जो वांछित डीएनए खंड है वो हम यहाँ जोड़ देंगे। तो ये देखिए जोड़ दिया है। तो वांछित डीएनए खंड हमने इसके साथ जोड़ दिया है और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम काम में आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम काम में आता है इन दोनों को जोड़ने के लिए वापस। अब ये जो जुड़ाव है, यानी दो भिन्न डीएनए को हमने जोड़ दिया है, एक तो वाहक डीएनए को प्लाज्मिड को जोड़ दिया है और एक जो वांछित डीएनए लिया है हमने
उसको जोड़ दिया है। तो जो अपन ये डीएनए लिया है इसको हम कह रहे हैं वांछित डीएनए। इसको क्या कह रहे हैं अपन? वांछित डीएनए या बाह्य डीएनए, या इसको विजातीय डीएनए भी कहते हैं, कई कई नाम है इसके। तो इसको हमने यहाँ विजातीय डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया है, और ये जो संरचना बनी है इसको हम बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए। इसको क्या कहेंगे अपन? पुनर्योगज डीएनए, या शॉर्ट में इसको हम आरडीएनए कहेंगे। ये आरडीएनए हमारे पास तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे? इस आरडीएनए को एक अन्य कोई परपोषी कोशिका होगी, जैसे ये कोई जीवाणु कोशिका, हमने इकोलाई ले ली। ये एक इकोलाई हमने उदाहरण के तौर पर एक परपोषी कोशिका होस्ट सेल हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसमें इस प्लाज्मिड को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए ये हमने इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसके साथ ये डीएनए भी इसके अंदर चला गया है। हालांकि इसका खुद का जो इकोलाई होता है, इसका खुद का भी गुणसूत्रीय डीएनए होता है। अब आगे क्या होगा? ये इकोलाई का जो डीएनए और ये प्लाज्मिड है स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन करेगा, प्रतिकृति करेगा। तो होगा क्या कि इसमें इस तरह के बहुत सारे, देखिए खूब सारे प्लाज्मिड है वो अपनी प्रतिकृति कर लेगा, और इसके साथ साथ ये जो हमने डीएनए का खंड डाला था, ये डीएनए का खंड भी इसके साथ रेप्लिकेशन कर लेगा। देखिए ये इस तरह से इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये ये जितना गुणन करेगा, मतलब ये क्या कर रहा है? गुणन कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये क्लोन बना रहा है, क्लोन बन रहे हैं इसके। और बाद में हम इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, वो उत्पाद प्राप्त कर लेंगे, उसको शुद्ध करके हम मानव के लिए उपयोगिता के रूप में इसको काम में ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे कौन कौन से साधन काम में आ रहे हैं, तो वो देखिए। तो पहला साधन तो ये है, ये साधन जो हम डीएनए ले रहे हैं इसको अपन विजातीय डीएनए या बाह्य डीएनए या वांछित डीएनए कह रहे हैं। दूसरा साधन हम काम में ले रहे हैं, पहला तो ये। दूसरा ले रहे हैं यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम ले रहे हैं। तीसरा ले रहे हैं हम यहाँ पर ये प्लाज्मिड यानी वाहक ले रहे हैं। और चौथा महत्वपूर्ण जो साधन काम में लेंगे वो लेंगे अपन ये होस्ट कोशिका। और इसके अलावा हम कुछ अन्य एंजाइम भी काम में लेंगे। यानी मुख्य एंजाइम ये प्रतिबंधित एंजाइम तो है ही, इसके अलावा अन्य एंजाइम जैसे में सारे फोस्फेटेज पढ़ा, डीएनए लाइगेज पढ़ा, तो ये अन्य एंजाइम भी काम में आएंगे। तो ये कुछ साधन है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 साधन पढ़ेंगे, एक तो विजातीय या वांछित डीएनए, और दूसरा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहाँ होते हैं? ये जो जीवाणु होता है, जैसे जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका इसी के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जीवाणु कोशिका की खुद की रक्षा करने के लिए है, उसकी सुरक्षा करने के लिए है। ये क्या करते हैं? अगर बाहर से कोई भी इस पर, जैसे कोई जीवाणु बोझी या अन्य कोई वायरस इस पर अटैक करता है और वो अपना डीएनए इस जीवाणु कोशिका के अंदर डालता है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं? उस डीएनए के टुकड़े करके नष्ट कर देते हैं उसको। तो ये खुद की सुरक्षा के लिए है। हमने क्या किया है? इस जीवाणु की कोशिका से इन प्रतिबंधित एंजाइम को निकाल लिया है, और इस तरह डीएनए को काटने के काम में इसको लेते हैं। तो इन इन एंजाइमों को हम आणविक कैचियाँ भी कहते हैं। अब इनका हम नामकरण भी पढ़ेंगे कि नाम इनका कैसे देंगे। तो ये जीवाणु कोशिका से, जिस कोशिका से ये निकाले जाएंगे उसी के आधार पर इनका नाम भी लेंगे। अब देखिए ये जो डीएनए को काटेंगे, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए है, इस डीएनए को ये कट करेंगे। तो जैसे हमने इस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम इसके ऊपर डाल दिया है, तो ये डीएनए के इस तरह के खंडों का या अनुक्रम की पहचान करेंगे जो दोनों दिशाओं में फटने में एक जैसे हो। जैसे मान लीजिए ये है GAATTC, तो ये इस तरह से होगा। ये देखिए, मतलब एक डीएनए का खंड है, जैसे ये डीएनए है, तो ये भी ये डीएनए खंड है। तो इसमें ये इस तरह के
न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम की पहचान करेगा जो इधर से यानी 5 डेज से 3 डेज की ओर पढ़ने या 3 डेज से 5 डेज की ओर दोनों दिशाओं में पढ़ने पर समान होता है। जैसे इधर से GAATTC है तो ये भी GAATTC है। तो इस तरह के अनुक्रम की पहचान करेगा और फिर उसके बीच में से कट लगाएगा। तो पहले तो इस तरह के जैसे इसमें 6 न्यूक्लियोटाइड है, 6 न्यूक्लियोटाइडों का एक अनुक्रम है। तो ये इस तरह इस जो ये अनुक्रम है इसको हम कहेंगे पैलिंड्रोम। क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम। या इसको पहचान स्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहचान स्थल या अभिगेय स्थल भी बोलते हैं इसको। अभिगेय स्थल या पहचान स्थल या पैलिंड्रोम कहते हैं। तो देखो पढ़ने में ये एक जैसा है। उसी तरह से है जैसे अपन जहाज को पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? जहाज। तो जहाज को दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो एक जैसा होगा। तो इस तरह के अनुक्रम को पहले ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम पहचान करेंगे और फिर उसके बीच में से कट लगाएंगे। अब जब ये कट लगाएगा ना तो कभी भी एक कुंठित सिरे पैदा नहीं होंगे। ऐसे सिरे उससे बनेंगे जिनको हम चिपचिपे सिरे कहेंगे। क्या कहेंगे? चिपचिपे सिरे, जो फिर से अपने पूरक सिरे से आसानी से जुड़ जाएंगे। तो जब एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम डीएनए को काटेगा तो चिपचिपे सिरे हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये वर्ड आएंगे इसमें, तो अपन देखेंगे इनको। चलते अपने वीडियो में। देखिए पुनर्योजित डीएनए तकनीक के साधन कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला साधन है वांछित डीएनए, जिसको बाह्य डीएनए भी कहते हैं या विजातीय डीएनए भी कहते हैं या यात्री डीएनए भी कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इसको डिजायर डीएनए या जीन, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए या पैसेंजर डीएनए कहते हैं। तो जहाँ पर भी वो वांछित डीएनए ले रहे हैं, जिसको हम वांछित उत्पाद प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो डीएनए वांछित डीएनए या बाह्य डीएनए या विजातीय डीएनए कहलाएगा। दूसरा होता है प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो में भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा कुछ अन्य एंजाइम होते हैं। इसके अलावा जैसे डीएनए को जोड़ने के लिए वाहक डीएनए होता है, वाहक होते हैं। और उसका संवर्धन करवाने के लिए परपोषी कोशिका, होस्ट सेल या परपोषी जीव, जिसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये पाए जाएंगे। तो ये सारे साधन है। तो सबसे पहला साधन है देखिए वांछित डीएनए। तो हमने अभी वो जो सेल से वांछित डीएनए लिया था तो वह डीएनए जिसको वाहक के साथ जोड़कर दूसरे जीव या कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, उसे वांछित डीएनए या जीन कहते हैं। इसे बाह्य या विजातीय डीएनए या यात्री डीएनए भी कहते हैं। तो जो अपन वांछित डीएनए ले रहे हैं, इसी से आगे चलकर हम जो वांछित उत्पाद प्राप्त करेंगे मानव के लिए, वो प्राप्त करने वाले हैं। तो जिस डीएनए को हम वाहक के साथ जोड़कर परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर रहे हैं, उसी डीएनए को अपन वांछित डीएनए या जीन कह देंगे, या उसको बाह्य डीएनए या विजातीय डीएनए या यात्री डीएनए भी कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण साधन है वो है प्रतिबंधन एंजाइम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये डीएनए को विशेष स्थलों से काटने वाले एंजाइम होते हैं। देखिए डीएनए को विशेष स्थलों से, अब उन विशेष स्थलों को हमने क्या नाम दिया था? पैलिंड्रोम। कि एक विशेष स्थल की पहचान करेंगे जिनको पैलिंड्रोम कहेंगे। वो पैलिंड्रोम दोनों दिशाओं में पढ़ने में एक जैसे होते हैं और फिर उसके बीच में से वो कट लगाएगा ये एंजाइम। तो इन्हें हम आणविक कैंची या मोलिकुलर सीसर्स भी कहते हैं। तो देखिए याद रखिएगा इसको कि इनको आणविक कैंचियां कहते हैं और ये डीएनए को काटने वाले एंजाइम होते हैं। देखिए अब ये मिलते कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं, तो इसका भी अपन चर्चा करेंगे। प्रतिबंधित एंजाइम न्यूक्लिएज वर्ग में आते हैं, जो एंजाइमों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। देखिए न्यूक्लिएज एंजाइम ये क्या करते हैं, ये डीएनए के जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं उनको कट करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, जिससे डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं। तो न्यूक्लिएज एंजाइम के दो प्रकार है। देखिए इसके एक तो है एक्सो न्यूक्लिएज एंजाइम। एक्सो न्यूक्लिएज एंजाइम में क्या है? एक्सो यानी बाहर, यानी ये डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइडों को अलग करता है। जैसे 3 डेज या 5 डेज के सिरे पर काम करता है। यानी कोई मान लीजिए डीएनए है तो उस डीएनए के जो सिरे होते हैं उन सिरों पर ये न्यूक्लियोटाइडों को काटने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सो न्यूक्लिएज एंजाइम। दूसरा होता है एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम। देखो एंडो यानी भीतर से,
एंडो मीन्स भीतर से। तो ये डीएनए को भीतर के विशिष्ट स्थलों से काटते हैं और यही मुख्य एंजाइम होते हैं जो हम मुख्य रूप से डीएनए को काटने के काम में लेंगे। वो एंडोन्यूक्लियस प्रकृति के एंजाइम होते हैं जो डीएनए को अंदर से काटेंगे, यानी भीतर से विशेष स्थलों की पहचान करके फिर उसको काटेंगे। आगे देखते हैं हम। देखिए, प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इनको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे अपन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इनको अंग्रेजी में अपन या तो ये बोल देंगे बार बार, हिंदी में तो बोलेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और अंग्रेजी में बोल देंगे इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। डीएनए अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण करने के बाद कार्य करता है। पहले तो ये पूरे डीएनए की लंबाई को देखेगा, उसका निरीक्षण करेगा। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम या अभिकेय स्थल की पहचान कर लेता है तो उस डीएनए के दोनों रज्जुकों में उपस्थित फॉस्फोडाइस्टर बंध को तोड़कर डीएनए को काट देता है। पहले तो पूरे डीएनए की लंबाई को देखेगा, फिर उनमें से जहाँ से इसको काटना है उन स्थलों की पहचान करेगा, जिनको पहचान स्थल या अभिकेय स्थल भी कहते हैं या पहचान विशिष्ट पहचान अनुक्रम भी कहते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अनुक्रम में जिन विशिष्ट अनुक्रम की पहचान कर काटता है उनको पैलिंड्रोम भी कहते हैं। तो इनको पहचान स्थल या अभिकेय स्थल या पैलिंड्रोम भी कहते हैं। तो जिन अनुक्रम की वो पहचान कर लेता है, यानी 6 न्यूक्लियोटाइडों की पहचान कर लेगा या 4 की कर लेगा और फिर उसमें से बीच में से काटेगा। तो ये बात ये आती है कि ये पैलिंड्रोम क्या होते हैं। तो देखिए, तो पैलिंड्रोम होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई डीएनए है और इस डीएनए में जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 न्यूक्लियोटाइड है। तो जैसे इसने यहाँ तक के न्यूक्लियोटाइड पहचान लिए, ये 6 न्यूक्लियोटाइड की पहचान कर ली इसने कि यहाँ से इसी में से काटेगा ये बस। तो इसी खंड को क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम कहेंगे। अब इस पैलिंड्रोम में से ही इस डीएनए को ये काटेगा। तो डीएनए में पैलिंड्रोम सारक युग्मों या न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम है, देखिए ये अनुक्रम ही है, जो डीएनए के दोनों रज्जुकों में बाएं से दाएं अथवा दाएं से बाएं फटने पर समान नजर आते हैं, उन्हें पैलिंड्रोम कहते हैं। तो जो ये अनुक्रम की पहचान करेगा जहाँ से इसको काटना है, वो अनुक्रम ऐसा होगा कि आप चाहे 3 डेज से 5 डेज पढ़ लो, चाहे 3 डेज से 5 डेज पढ़ लो, दोनों दिशाओं में पढ़ेंगे तो बिल्कुल समान होगा और उसे ही हम पैलिंड्रोम कहेंगे। देखिए, तो ये विशिष्ट होते हैं, ये विशिष्ट स्थल होते हैं पैलिंड्रोम, अर्थात ऐसा डीएनए अनुक्रम जिसमें 5 डेज से 3 डेज या 3 डेज से 5 डेज पढ़ने में समान हो। जैसे एक ये पैलिंड्रोम है, 5 डेज में GAATTC जो मैंने उदाहरण देके बताया था, और इसका 3 डेज से 5 डेज भी है CTTAAG। तो इधर से पढ़ लो चाहे इसको GAATTC और इधर से पढ़ लो GAATTC। तो ये एक अनुक्रम है, इसकी पहचान कर ली उसने, ये एक पैलिंड्रोम है। अब इस पैलिंड्रोम के बीच में से ये जो एंजाइम होगा उसको GA के बीच में से काटेगा, यहाँ से G और A के बीच में से कट लगाएगा। डीएनए के एक रज्जु का अनुक्रम दूसरे रज्जु के अनुक्रम का दर्पण प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब होता है, क्योंकि जैसे ये GAATTC है तो ये इधर से GAATTC है। तो पैलिंड्रोम एक रज्जु का दूसरे रज्जु के साथ दर्पण प्रतिबिंब होता है। जैसे कुछ शब्दों की सहायता से अपन पैलिंड्रोम को समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मलयालम है तो मलयालम को दोनों साइड से पढ़ लेंगे तो भी मलयालम, मोम है, मैडम है, या जहाज है, या तेजू के पापा के जूते। तेजू के पापा के जूते सीधा पढ़ेंगे या उल्टा पढ़ेंगे इसको? तेजू के पापा के जूते। तो दोनों दिशाओं से पढ़ेंगे तो समान आएगा, उसे हम पैलिंड्रोम कहेंगे। और प्रतिबंधन एंजाइम इसी तरह के पैलिंड्रोम की पहचान करेगा डीएनए को काटने के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोकैरियोट जीवों जैसे इकोलाई है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, बेसिलस स्ट्रेप्टोकोकस है, थर्मस इक्वेटिकस है, बेसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस है,
ये सारे जीवाणु है। इन जीवाणुओं के अंदर ये पाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब बात आती है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ये जीवाणुओं में क्या काम करते हैं। तो देखिए इसकी खुद की सुरक्षा के लिए है ये। तो प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा जीवाणु की आत्मरक्षा कैसे की जाती है। तो देखिए जीवाणु प्रतिबंधित एंजाइम की सहायता से स्वयं की सुरक्षा करते हैं। कैसे? जब कोई जीवाणु भोजी वायरस जीवाणु पर आक्रमण करता है तो जीवाणु में प्रवेश करने वाले वायरस डीएनए को जगह जगह से काट कर निष्क्रिय कर देता है। कौन? ये प्रतिबंधन एंजाइम। अतः वायरस से स्वयं को बचाने के लिए जीवाणु प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करता है। इस प्रतिबंधन एंजाइम से स्वयं जीवाणु के डीएनए को नुकसान न हो। अब होता क्या है कि जीवाणु के अंदर खुद खुद का भी डीएनए होता है, तो खुद के डीएनए को ये प्रतिबंधन एंजाइम क्यों नहीं काटेगा? तो उसका कारण क्या है कि ये खुद के डीएनए को नुकसान नहीं हो, इसके लिए जीवाणु एक अन्य एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज की सहायता से विशिष्ट पहचान जो अनुक्रम यानी जो पैलिंड्रोम होते हैं उनको ढकलेगा। ढकने का मतलब है यहाँ पर उनका मैथिलीकरण कर देता है। तो जो अपना खुद का डीएनए है उसका ये मैथिलीकरण कर लेगा, जिससे प्रतिबंध एंजाइम इनको पहचान नहीं पाएगा, पैलिंड्रोम की पहचान नहीं कर पाएगा और खुद के डीएनए को नहीं काटेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम केवल दूसरे अदर डीएनए को ही काटने का काम करते हैं। जीवाणु खुद के डीएनए को बचाने के लिए उस पर मैथिलीकरण या मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से मैथिल समूहों को जोड़कर मैथिलीकरण कर लेते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसके खुद के डीएनए को नहीं काटता है। आगे देखते हैं हम इसमें। अब अपन देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इसकी खोज कैसे हुई और किस तरह से इसको खोज में अपने देखा है। तो देखिए 1963 में ई कोलाई जीवाणु से 2 एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी वायरस की वृद्धि को रोक देते हैं। एक एंजाइम जो जीवाणु के डीएनए में मेथिल समूह को जोड़ता है वो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, जो भी बताया कि खुद की डीएनए की सुरक्षा करने के लिए है। उसमें मिथाइल समूह जोड़कर उसका मैथिलीकरण कर देता है। दूसरा एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो 2 एंजाइम मिल गए, मिथाइल ट्रांसफरेज जिससे जीवाणु खुद के अपने डीएनए को बचा लेगा और दूसरा एंजाइम होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो दूसरे कोई भी डीएनए उसके जीवाणु कोशिका में आता है उसको ये काट डालेगा। हिंड जैसे HIND सेकेंड, तो हिंड सेकेंड प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये याद रखिएगा। पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो हिंड सेकेंड था। यह एंजाइम डीएनए के 6 क्षारिक युग्म के एक विशेष अनुक्रम यानी पैलिंड्रोम को पहचान कर डीएनए को काटता है। तो ये जो एंजाइम है ये डीएनए के कितने अनुक्रम की पहचान करेगा? 6 क्षारक युग्म का एक जोड़े की पहचान करेगा। तो 6 क्षारक युग्म की पहचान करेगा और 6 क्षारक युग्म में से ही बीच में से काटेगा, यानी ये जो पैलिंड्रोम होगा इसका वो 6 क्षारक युग्म युक्त होगा। तो ये भी याद रखना है कितने क्षारक युग्म होते हैं, इसके पहचान स्थल में 6 क्षारक युग्मों को की पहचान कर लेगा ये। हिंड सेकेंड के अलावा जीवाणुओं में देखिए 230 से अधिक प्रभेदों से 900 से ज्यादा प्रतिबंधित एंजाइमों को पृथक किया गया है। 900 से ज्यादा जो डीएनए को भिन्न भिन्न पहचान अनुक्रमों से पहचानते हैं, अर्थात इनके सबके पैलिंड्रोम अलग अलग होते हैं। किसी का 6 न्यूक्लियोटाइडों का होता है, किसी का 4 न्यूक्लियोटाइडों का होता है, किसी का 5 न्यूक्लियोटाइडों का होता है। तो अलग अलग न्यूक्लियोटाइडों के युग्म होते हैं, सबके आपके प्रतिबंधित एंजाइम के अलग अलग होते हैं। अब इसका नामकरण कैसे करें, देखिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण कैसे करेंगे। तो नामकरण करने का तरीका है कि पहला अक्षर, जैसे एक अपन ले लेते हैं, ये एक एंजाइम है ये इकोआर फर्स्ट, देखिए ये एक प्रतिबंधित एंजाइम है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो इसका नामकरण हमने इकोआर फर्स्ट कैसे किया, तो देखिए पहला अक्षर जो है ये वंश का होता है जिसमें एंजाइम की खोज हुई है, इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे पहला हमने ई ले लिया तो ये ई कोलाई इससे रेशिया से मिला है तो इसका ई ले लिया वंश से।
दूसरा व तीसरा अक्षर जाति का होता है, जैसे ई सी ओ। दूसरा और तीसरा अक्षर ले लिए जाति का जिसमें इसकी खोज हुई है, और उसको स्मॉल लेटर में लिख लेंगे। यानी पहला अक्षर जिसमें भी इसकी खोज होती है, जिसमें भी ये जीवाणु में मिलता है, उसका वंश का ले लेंगे। दूसरा तीसरा अक्षर उसका जाति का ले लेंगे। वंश को लिख लेंगे कैपिटल लेटर में, और जाति के दोनों अक्षर को लिख लेंगे स्मॉल लेटर में। और चौथा अक्षर होता है तो वह प्रभेद को प्रदर्शित करता है कि वो किस प्रकार का प्रभेद है। यानी अब जीवाणु में भी बहुत सारे प्रभेद होते हैं, अलग अलग इसके अंदर स्ट्रेन होते हैं, तो वो कौन सा प्रभेद है उसका उसका होगा चौथा अक्षर। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी जो रोमन संख्या लिखी जाती है, वो एंजाइम के पृथक्करण के क्रम को प्रदर्शित करता है कि किस क्रम में यह इसका पृथक्करण हुआ, फर्स्ट टाइम में हो गया या सेकंड टाइम में हुआ या थर्ड टाइम में हुआ। तो जैसे फर्स्ट है तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम में इसका पृथक्करण हो गया है। तो देखिए इसका अक्षर, अर्थ और विवरण हमने लिख रखा है। जैसे इकोआर फर्स्ट, ये एक एंजाइम का नाम है, तो इतो ले लिया इससे रेचिया यानी इसका वंश से ले लिया। सी ओ ले लिया कोलाई से, तो सी ओ कोलाई से यानी जो जाति है उसकी जाति से ले लिया। आर इसका एक प्रभेद है आर वाई 13, तो आर वाई 13 से आर ले लिया, ये इसका प्रभेद है। और जो फर्स्ट लिया है वो इसका मतलब है प्रथम रूप से पहचाना गया है। जीवाणु में पहचान या पृथक्करण का ये क्रम है, यानी फर्स्ट टाइम में इसको आइसोलेट या कर लिया गया, ये पहचान लिया गया फर्स्ट टाइम में। तो इसको इको आर फर्स्ट है। जैसे एक हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि ये एक एंजाइम है हिन डी सेकेंड, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। ये देखो एच का मतलब है हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी ये एक जीवाणु है। तो हीमोफिलस से तो ले लिया एच और इन्फ्लुएंजी से ले लिया आई एन, तो ये तो गया एच आई एन। डी इसका प्रभेद है, और सेकंड का मतलब ये सेकंड टाइम में इसको आइसोलेट किया गया है, सेकंड बार में इसको पहचाना गया है, तो ये इसका हिंदी सेकंड का नामकरण हो गया। तो नामकरण मतलब वंश का, फिर जाति का, फिर प्रभेद और फिर पृथक्करण का क्रम। देखिए इको आर फर्स्ट, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इको आर फर्स्ट डीएनए के दोनों रज्जुकों में 6 क्षारक युग्म के विशिष्ट अनुक्रम GAATTC को पहचानता है। तो हमने जो उदाहरण दिया था वो इसी इको आर फर्स्ट का है। यानी GAATTC दोनों जो रज्जुक होते हैं डीएनए के, उसमें से इसको पहचानेगा ये इको आर फर्स्ट, और यहीं से फिर बीच में G और A के बीच में कट लगाएगा। तो GAATTC को पहचानता है और रज्जुकों को G और A के मध्य से काटता है। कैसे, जैसे मान लीजिए डीएनए है, ये है GAATTC और ये है आपका ATTAAG, ये दोनों रज्जुक हो गए। ये मान लीजिए अपन 3 डेज से 5 डेज मान लेते हैं, इसको 3 डेज से 5 डेज मान लेते हैं। तो ये इस अनुक्रम की पहचान करेगा। 6 अनुक्रम का ये पैलिंड्रोम है, इसको पहले पहचानेगा ये, और पहचान करने के बाद G और A के बीच में, देखिए ये G और A है, इसके बीच में कट लगाएगा। तो इस तरह से एक तो ये सिरा अपन को प्राप्त हो जाएगा, चिपचिपा सिरा, देखिए ये सिरा प्राप्त होगा, और एक ये इधर से अपन को ये सिरा प्राप्त होगा। तो चिपचिपे सिरे प्राप्त होंगे अपन को। ये चिपचिपे सिरे की वजह से फिर पूरक जो रज्जुक होता है वो आगे चलकर वांछित डीएनए का आसानी से इसमें जुड़ पाता है। तो ये याद रखना है, इको आर फर्स्ट जो एंजाइम होता है वो इसका पैलिंड्रोम किस स्थल की पहचान करेगा, ये GAATTC की, और फिर उसको G और A के बीच में से डीएनए रज्जुकों को दोनों में कट लगा देगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट पहचान अनुक्रम, जिसको हम पैलिंड्रोम भी कहते हैं, पैलिंड्रोम वाले स्थानों से इस प्रकार काटता है कि दोनों रज्जुकों के विपरीत सिरों पर एक रज्जुक की जैसे भाग बन जाते हैं, और उन्हें हम चिपचिपे सिरे कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं। यानी इस प्रकार काटेगा कि स्टिकी एंड यानी चिपचिपे सिरे हमें प्राप्त होंगे। यानी दोनों जहां से काटेगा वहां पर कुछ सिरा एक रज्जु की हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक चित्र बना रहे हैं, हमने ये डीएनए है, अभी हमने कहा था ये 5 डेज से 3 डेज और 5 डेज 3, तो ये एक बीच में एक अनुक्रम है GAATTC C, फिर इधर से GAATTC, तो ये एक डीएनए है। तो यहाँ से देखो इको आर फर्स्ट जो प्रतिबंधन एंजाइम है, इसकी विशेषता होती है कि ये
केवल इसी पैलिंड्रोम की पहचान करता है। GAATTC, GAATTC। 6 1 2 3 4 5 6 6 न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम को पहचानता है। इसे पैलिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि इसको अपन किधर से भी पढ़ लें एक जैसा आ रहा है। अब इसको ये पहचानने के बाद हमेशा G और A के बीच में कट लगाएगा। जैसे एक तो यहाँ कट लगा रहा है G और A के बीच में, यहाँ पर वो एक यहाँ पर कट लगा रहा है, देखिए। तो यहाँ पर कट लगाएगा तो क्या होगा, देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर ये G यहाँ पर कट लग गया तो ये इस तरह का एक आगे का, देखो यहाँ पर ये द्विरज्जु की है यहाँ तक, लेकिन आगे का ये भाग है वो एक रज्जु की हो चुका है। तो इसे हम कह रहे हैं चिपचिपा सिरा। क्या कह रहे हैं, तो एक चिपचिपा सिरा तो ये प्राप्त हो गया। दूसरा चिपचिपा सिरा देखो इधर से, ये यहाँ से जी सी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आगे का जो पोर्शन है ये क्या हो गया, ये चिपचिपा यानी एक रज्जु की हो चुका है, तो ये भी एक चिपचिपा सिरा है। तो इस तरह से चिपचिपे सिरे प्राप्त हो जाते हैं, यानी कुछ दोनों रज्जुकों के जो रज्जुक होते हैं वो एक रज्जु की जैसे भाग बन जाते हैं, और इन्हें ही हम चिपचिपे सिरे कहते हैं। तो ये इसका चिपचिपा सिरा, ये इसका चिपचिपा सिरा। अब आगे जो डीएनए जुड़ेगा इस चिपचिपे सिरे से, आसानी से वो जो वांछित डीएनए है वो या वाहक डीएनए है वो इससे जुड़ जाएगा। देखो, इन्हें चिपचिपे सिरे या स्टिक एंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने पूरक कटे हुए रज्जु के साथ H बंध बनाते हैं। चिपचिपे सिरों को लाइगेज एंजाइम आसानी से जोड़ देता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे गए डीएनए में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे प्राप्त होते हैं। तो एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटेंगे डीएनए को और वाहक को, तो समान प्रकार के चिपचिपे सिरे प्राप्त होंगे। अतः वाहक डीएनए में विजातीय डीएनए को जोड़ने के लिए दोनों को एक ही प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम से काटा जाता है। तो इस तरह से चिपचिपे सिरे प्राप्त होंगे जब हम एक ही प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम से दोनों डीएनए को काट लेंगे। तो अब हमने क्या किया है, दोनों डीएनए को काट लिया है और फिर हम इनको यहाँ से जोड़ देंगे। जो वांछित डीएनए और प्लाज्मिड के डीएनए को काटकर एक एंजाइम से फिर उनको चिपचिपे सिरे प्राप्त होंगे, और वो चिपचिपे सिरे फिर आसानी से जुड़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने केवल जो रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है और विजातीय डीएनए उसके बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले जो संसाधन है उसकी अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।